अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी हेल्प करें 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4.2 है, डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले है रिजल्टेंट वेक्टर। A resultant vector is a single vector that has the same effect as the combined effect of all the vectors to be added. रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो काफ़ी सारे वेक्टर्स को ऐड करके उनका सेम इफेक्ट दे रहा हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैंने दो वेक्टर लिए हैं ए और बी। इसके अलावा हम इससे भी ज़्यादा वेक्टर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 वेक्टर हैं। अब उन 10 वेक्टर को अगर हम ऐड करें तो उन सब वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर शो कर रहा है उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने दो वेक्टर्स लिए हैं ए और बी। इनको हम लोग ने हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड किया है, और यहाँ पे देखिए ये जो आर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें वही इफेक्ट दे रहा है जो इन दोनों वेक्टर्स को मिला के इफेक्ट है। नेक्स्ट है टॉर्क। स्टूडेंट्स, टॉर्क और फोर्स के दरमियान पहले आप डिफरेंस देख लें ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है और वो फोर्स उसको लीनियर मूव करा रही है या स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वो फोर्स होगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने ऐसी फोर्स लगाई है कि वो उसको रोटेट करा रही है तो ये फोर्स नहीं होगी, ये टॉर्क होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो होता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। इसकी सैम्पल ये वाली है, इसको हम टाउ पढ़ते हैं। इसका फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो पूरा सिस्टम रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उस पूरे सिस्टम का जो मास है वो कन्फाइंड हुआ हुआ एक पॉइंट के ऊपर। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने आपकी बुक से ही एग्जाम्पल ली हुई है। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर दो मैसेज है M1 और M2, और ये अनइक्वल मैसेज है। अब जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है ये वाला पॉइंट बन रहा है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, और इस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगा के इस पूरे सिस्टम को रोटेट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का सारा वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो। स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जाम्पल में देखें, काफ़ी सारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया हुआ है। यहाँ एक स्केयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे इसका जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सिलेंडर और सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.3, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। सबसे पहले है लाइक पैरेलल फोर्सेज और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। स्टूडेंट्स, लाइक पैरेलल फोर्सेज ऐसी फोर्सेज हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, जैसे कि ये दो फोर्सेज हैं। इसी तरह इसके ऑपोजिट है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ऐसी दो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इनकी एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो ये वाली हैं। एक बैग है, उसके अंदर एप्पल्स पड़े हुए हैं। ये सब एप्पल्स जो हैं ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो इन सब की फोर्सेज जो हैं ये पैरेलल फोर्सेज है। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एक एप्पल जो है ये हैंग हुआ हुआ है एक रॉड के साथ। इसकी नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है जबकि रॉड के ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हुई ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हुई। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, ये एक ब्लॉक है, इसको ये दोनों आदमी जो है इसको धक्का लगा रहे हैं। ये इसको आगे की तरफ खींच रहा है और ये भी आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और एक नीचे की तरफ लग रही है, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हुई। नेक्स्ट है टॉर्क एंड कपल। स्टूडेंट्स, टॉर्क के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि टर्निंग इफेक्ट फोर्स का जो होता है वो टॉर्क होता है। फोर्स किसी बॉडी पे लग रही हो और उसको टर्न कर रही हो तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन कपल क्या चीज़ होती है? कपल तब पैदा होता है जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और वो ऑपोजिट लाइन के क्रॉस एक्ट कर रही हो, तब कपल प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स इस तरह से लगी है कि इसको रोटेट करवा रही है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। इनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये कपल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, टॉर्क तब प्रोड्यूस होता है जब सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही हो अंडर द एक्शन ऑफ ओनली वन फोर्स। लेकिन कपल जो प्रोड्यूस होता है
तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है, सपोज करें कि एक बॉडी है, उसके ऊपर हमने स्लाइड टिल्ट किया है, हमने उसको मोड़ा है और वो वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाती है, तो उसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक टेबल लिया हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक के ऊपर हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई और इसको टिल्ट कर दिया। टिल्ट का मतलब होता है उसको थोड़ा सा उसकी पोजीशन से हटाना या थोड़ा सा टेढ़ा कर देना। तो जब हम उसको छोड़ेंगे तो दोबारा वो अपनी इसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर हम एक बॉडी को उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करें और वो नई पोजीशन में चला जाए, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो, उसकी हाइट चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉल है या ये कौन सी पड़ी हुई ये स्टिक है, इसको हम थोड़ा सा अगर टिल्ट भी कर दें तो भी ये दोबारा इसी शेप में रहेगी, ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, बस इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज होगी, तो हम कहेंगे कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स जो है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम शो करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो सी एग्जांपल दी हुई है ये वाली आप कर लें। आप बुक लेइंग ऑन द टेबल और एक रोलिंग बॉल वाली, इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। और स्टूडेंट्स, ये हम डिटेल में लास्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 4.4 है, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स। स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल के जरिए हम लोग एक फोर्स का रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले जनरल इंट्रोडक्शन बताया है हेड टू टेल रूल का कि वो होता क्या है। और स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत डिटेल बताती हूँ। मैं आपको डिटेल इसलिए बताती हूँ क्योंकि अब से आपके एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ये आपने अपने पेपर में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग में है और आप इनको शॉर्ट कर लिया करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें। हम ये पढ़ते हैं हेड टू टेल रूल क्या है। ये ग्राफिकल मेथड है जिसके जरिए हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का। अब इसका मेथड क्या है स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन में इसका आंसर में सिर्फ इसका मेथड और डायग्राम ही लिखनी है। इन दिस मेथड वेक्टर्स आर एडेड ग्राफिकली बाय द फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम की द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सो ऑन। हमारे पास जो भी पहला वेक्टर होता है उसके हेड को हम लोग सेकंड वेक्टर की टेल के साथ जोड़ देते हैं, और हमारे पास जितने भी और वेक्टर्स होते हैं हम उनको इस तरह से ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर थर्ड वेक्टर है तो थर्ड वेक्टर की जो टेल होगी वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ जुड़ी होगी। और फिर हम क्या करते हैं, हम फिर रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं फर्स्ट वेक्टर की टेल को और लास्ट वेक्टर की हेड को मिला के। स्टूडेंट्स, डायग्राम के जरिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स थे, वेक्टर बी और वेक्टर ए। वेक्टर ए जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर था और ये वेक्टर जो था हमारे पास सेकंड वेक्टर था। स्टूडेंट्स, हमारे पास इससे ज्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं। वेक्टर ए को हमने इस तरह से प्लेस करना है कि वेक्टर ए का जो हेड है ये वेक्टर बी की टेल के साथ जुड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास और भी जितने वेक्टर्स होंगे हम उनको इनके आगे ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वेक्टर सी है तो वेक्टर सी की टेल को हम वेक्टर बी के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। एट द लास्ट हम रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं। इस रिजल्टेंट वेक्टर हमने क्या किया, उसकी टेल को वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दिया और उसके हेड को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दिया। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.5 है, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक फोर्स को हम लोग उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में किस तरह से तोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन मैंने ये वाला जो पेज है ये सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है, लेकिन आप आंसर में ये नहीं लिखेंगे। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन आप इसकी समझ पहले अच्छे से लिया करें इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स होती क्या चीज़ है। हम किसी भी फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं बाय ड्राइंग इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर का आपको पता है कि अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ हो और दूसरी फोर्स 90 का एंगल बना रही हो तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने अगर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम लोग ड्रा करें तो ये उसकी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो जाएगी। तो आंसर में आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। यहाँ पे सपोज देखिए, यहाँ पे एक फोर्स है जो एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। ये इस फोर्स का वाई कंपोनेंट है और ये वाला इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। अब हम इसको फाइंड आउट किस तरह करेंगे। कंसीडर करें एक फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रा करके। ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। एफ एक्स जो है एफ कॉस थीटा के बराबर है और एफ वाई जो है एफ साइन थीटा के बराबर है। स्टूडेंट्स, बाकी सारा मैंने आपके समझने के लिए मैंने डिटेल में आपको बताया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपसे आपके पेपर्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आया करने हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया करें।
आप आंसर में सिर्फ ये वाली डायग्राम ड्रा करेंगे जो मैंने आपको पहले बताई है और ये वाला आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4.6 है, व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम? एक बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है? एक बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब वो इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो। इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो जीरो हो, उस टाइम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। फर्स्ट करें सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स, सारी की सारी फोर्सेस अगर जीरो हो तो वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रही है। और सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की कौन सी है? एक बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होती है जब उसके ऊपर टॉर्क जो है एक्ट कर रही है वो जीरो हो। स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको डिटेल में आगे बताई हुई है, पर इस क्वेश्चन में आप इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.7, एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक एक बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब उसके ऊपर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। जब उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है वो जीरो हो। मैथमेटिकली देखें इसको F1, F2, F3 इससे लेके Fn तक ये तमाम जीरो है। ये जो सिग्मा का साइन है समेशन, इसका मतलब होता है ये सारी फोर्सेस को ऐड किया हुआ, ये सम होता है ऑल द फोर्सेस का, सारी फोर्सेस जो हैं वो जीरो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.8, व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ी है। तो स्टूडेंट्स, आपकी मैंने बुक से ही एग्जांपल ली है, उसको ही मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बॉडी देखिए, इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, एक इस तरफ को फोर्स लग रही है और एक इस तरफ को फोर्स लग रही है। दोनों फोर्सेस जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये एक ही लाइन के ऊपर लग रही है। अब आगे अगर हम यही वाली फोर्सेस जो हैं इनको डिफरेंट लाइन में अगर हम अप्लाई करें F1 और F2, तो स्टूडेंट्स देखें ये बॉडी रोटेट कर सकती है। तो इस जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, इस बॉडी की रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपकी सिर्फ समझाने के लिए बताया है, लेकिन आंसर में आप सिर्फ यही लिखेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं बहुत डिटेल बनाती हूँ, तो मैं आपको समझाने के लिए ही एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देती हूँ। आंसर जब आप देंगे, आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे और इसमें बताएंगे कि इसके अंदर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और ये जो फोर्सेज हैं ये डिफरेंट लाइंस के ऊपर एक्ट कर रही हैं। और आगे मैंने इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक ये वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये बॉडी रोटेट कर सकती है, तो उसकी रोटेशन को हम लोग फर्स्ट कंडीशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन की जरूरत होती है, जो कि हमें टॉर्क के बारे में बताती है, और टॉर्क जो है वो बॉडी की रोटेशन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछ लिया करें। इसके अलावा मैंने फेसबुक पेज आपके आसानी के लिए बनाया है और वहाँ पे मैंने आपको हर तरह के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपका अगर फेसबुक अकाउंट है तो आप जाके मुझे जरूर फॉलो कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.9, व्हाट इज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा है, इसकी डिटेल आप देख लें कि a body satisfies second condition when the resultant torque acting on it is zero। जब एक बॉडी के ऊपर जितनी भी टॉर्क एक्ट कर रही है वो जीरो के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन नंबर 4.10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हमारे पास एक पैरा ट्रूपर की है। पैरा ट्रूपर मूव कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पे देखिए, पैरा ट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हम कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, इसलिए उसके ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस जीरो होती हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4.11 है, थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, ऐसे हो सकता है कि एक बॉडी रेस्ट पे हो पर इक्विलिब्रियम में ना हो। जी हाँ, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे अगर आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करें और वो फिर ऊपर जाती है, एक पॉइंट पे वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और रुकने के बाद वो नीचे आती है, तो स्टूडेंट्स एट हाईएस्ट पॉइंट इट इज एट रेस्ट फॉर अ मूवमेंट। तो उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जब बॉल पहुंचती है तो थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट की पोजीशन में होती है, लेकिन उस वक्त इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि एक उस टाइम जो बॉल है वो रेस्ट पे है पर इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4.12 है, व्हाई कैन नॉट अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सी बात है, अगर एक बॉडी हमारे पास है, यहाँ पे इसके ऊपर हम एक सिंगल फोर्स लगाएं, यहाँ पे सिंगल फोर्स लग रही है,
तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज सिंगल फोर्स इज नॉट बैलेंस्ड। स्टूडेंट्स, सिंगल फोर्स बैलेंस नहीं होती, इसलिए वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4.13 है, व्हाई इज द हाइट ऑफ व्हीकल्स केप्ट एज लो एज पॉसिबल। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ होती हैं इनकी हाइट बहुत छोटी होती है और बॉटम से, नीचे से ये बहुत हैवी बनाते हैं। तो क्यों होता है? आपकी बुक में ही इसकी रीज़न दी हुई है। स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी बुक को फॉलो किया करें, इसलिए मैं ये नोट्स, ये स्लाइड्स आपकी बुक से ही बनाती हूँ ताकि आपको समझ भी अच्छे से आए और आपका बुक से, और आपका एग्जामिनर जो है अगर आपकी बुक को देख के पेपर चेक कर रहा है तो वो आपकी कोई गलत मार्किंग ना करे। तो स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये है कि जो व्हीकल होती है उसको हम लोग बॉटम से हैवी इसलिए बनाते हैं ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाए और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4.14 और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। अब हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि एक बॉडी है, अगर हम उसको स्लाइड से टिल्ट करें, उसकी पोजीशन से हिलाएं और वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाए तो वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम्पल है बुक लेइंग ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स, आपकी बुक से ही मैंने एग्जाम्पल ली है। ये एक टेबल है, उसके ऊपर ये बुक पड़ी हुई है। इस बुक को हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट करेंगे और जब हम इसको छोड़ते हैं तो बुक वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो ये बुक जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन आफ्टर इट इज सेट फ्री। अगर हम एक बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करें और वो वापस अपनी असल पोजीशन में ना आए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम्पल है पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स पॉइंट। यहाँ पे देखें, एक पेंसिल खड़ी हुई थी, इसको हमने जब मूव कराएंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये कभी भी अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगी। तो हम कहेंगे कि जो पेंसिल है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि एक बॉडी अगर हम उसको थोड़ा सा मूव कराएं तो वो अपनी न्यू पोजीशन पे आ जाए, लेकिन ना ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो, ना ही उसकी हाइट चेंज हो, ना ही उसकी शेप चेंज हो, तो उसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोलिंग बॉल है। यहाँ पे देखिए, ये एक बॉल थी, इसको हमने मूव कराया, ये एक नई पोजीशन पे आ गई, लेकिन है तो वही इसकी पोजीशन, ना ही इसकी हाइट चेंज हुई है, ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये बॉल है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी हेल्प करें मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने में। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मेरे फेसबुक पेज पे आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ पर जरूर फॉलो कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।